कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। आदरणीय सज्जनों, हम IPM मीडिया की ओर से आप सभी का अभिनंदन और अभिवादन करते हैं और नैतिक भौतिकवाद के आगे भाग 15 में जो कुछ समय पहले भाग 14 में हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी का निर्वाचन शक्ति और कार्यशैली के बारे में बताया था। आज हम लोकतंत्र के अगले नैतिक भौतिकवाद भाग 15 में भारत के संविधान भाग 5 का अनुच्छेद 79 से लेकर 96 के बारे में बताएंगे, जिसमें संसद और संसदों के बारे में बताया गया है। वे ये कैसे चलाए जाते हैं इसका भी उल्लेख करेंगे। अब हमें आपको उन अनुच्छेदों के बारे में क्रम अनुसार बताते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 79, जिसके अनुसार किसी भी संघ या राष्ट्र के लिए एक संसद होती है। अनुच्छेद 80 में इस राज्यसभा में गठन का प्रावधान है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 तक हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। इसमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जिसका संबंध साहित्य, विज्ञान, कला और समाज से सेवा से होता है। राज्यसभा के अन्य सदस्य प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल मत द्वारा ही किया जाता है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना को परिभाषित किया गया है। दोस्तों, वर्तमान सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, जिससे राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र से 530 से अधिक और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इसके अनुसार किसी राज्य को आवंटित लोकसभा सीटों की संख्या ऐसी होगी कि सदस्यों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात सभी राज्यों के लिए समान हो। परंतु ये तर्क उन छोटे राज्यों पर नहीं लागू होता जिसकी आबादी 7 लाख से कम है। इसलिए कम से कम एक सीट हर राज्य को आवंटित की गई है, चाहे उस राज्य की जनसंख्या उस सीट के लिए योग्य या प्राप्त हो या ना हो। मित्रों, भारत का हर नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, उसे लोकसभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 82 में, जिसके अंतर्गत हर जनगणना के पश्चात देश में समायोजन के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार राज्यों को लोकसभा में सदस्यों के आवंटन और राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के विभाजन ऐसे पदाधिकारी के द्वारा या फिर ऐसी रीति से पूर्ण समायोजन किया जाता है जो सांसद विधि के द्वारा अवधारित होता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 83 में संसद के साधनों की अवधि के बारे में बताया गया है, जिसका विवरण इस तरह है। पहला, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, किंतु उसके सदस्यों में यथासंभव 1/3 सदस्य संसद विधि द्वारा नियमित किए जाते हैं और संसद के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य नियमित किए जाते हैं। दूसरे, लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होती और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर लोकसभा का विघटन हो जाता है, परंतु उक्त अवधि का आपातकालीन घोषणा में संसद की अवधि विधि अनुसार बढ़ाई जा सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होती।
परंतु उद्घोषणा के प्रवर्तन में रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। अनुच्छेद 84 में सदस्य चुने जाने की प्रक्रिया के बारे में है। कोई भी व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक निर्वाचन आयोग के द्वारा इस नियमित प्राधिकृत होगा। व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार वो शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उसी पर अपने हस्ताक्षर करता है। सज्जनों, राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु और लोकसभा में कम से कम 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र के संबंध में प्रावधान किया गया है। संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास निहित होती है, जिसका निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति व राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप से किया जाता है। दोस्तों, हालांकि भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है, परंतु हर वर्ष संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र हम बजट सत्र जो जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। यह सत्र सबसे लंबा सत्र है। इस सत्र में एक अवकाश होता है ताकि संसदीय समिति बजटीय प्रस्ताव पर चर्चा कर सके। दूसरा सत्र 3 सप्ताह का मानसूनी सत्र कहलाता है, जो जुलाई के महीने में शुरू होता है और अगस्त के महीने में खत्म हो जाता है। तीसरा सत्र शीतकालीन सत्र है, जिसका आयोजन नवंबर से लेकर दिसंबर तक किया जाता है। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है, जिसमें सदस्यों की अधिक से अधिक उपस्थिति की अपेक्षा की जाती है। प्रियजनों, अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबोधन के बारे में बताया गया है, जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के शुरुआत में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करते हैं और संसद को उसका आह्वान के लिए कारण भी बताए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति में सभी कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद राष्ट्रपति की सहायता करती है और उन्हें सलाह देती है ताकि उन सलाहों के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सके। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक मंत्री व महान्यायवादी को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी सदन की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी भी समिति में अगर उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है और वह कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु उन्हें इस अनुच्छेद के अंतर्गत मत देने का अधिकार नहीं होगा। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का आधिकारिक तौर पर सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के पास यह भी अधिकार होता है कि वह अपने किसी भी सदस्य को अपना उपसभापति चुन सकता है। अनुच्छेद 90 में उपसभापति के पद का अधिकार होना या किसी भी कारण से उपसभापति को उसके पद से हटाए जाने के बारे में बताया गया है। राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी स्थिति में पद त्याग कर सकता है, जैसे कि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रह सकता। तो इस समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख सभापति को संबोधित करके राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद को त्याग देगा।
परंतु खंड के अनुसार उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आवश्यकता की कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना न दे दी गई हो। आदरणीय मित्रों, अनुच्छेद 91 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या उपसभापति द्वारा सभापति के रूप में कार्य करने या अन्य व्यक्तियों की शक्तियों के बारे में बताया गया है। जब सभापति का पद रिक्त रहता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है या उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो और उस समय सभापति का पद भी रिक्त हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा का वह सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस परियोजना के लिए नियुक्त करता है तो वह उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। और अगर सभापति की बैठक में सभापति उपसभापति दोनों ही अनुपस्थित होते हैं तो ऐसी समय में भी वह व्यक्ति जो राज्यसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा आधारित और अगर वह भी उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो राज्यसभा द्वारा आधारित किया गया हो वह सभापति के रूप में कार्य करेगा। दोस्तों, अनुच्छेद 92 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है या राज्यसभा की किसी बैठक के उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उप सभापति उपस्थित रहने पर भी पटासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, जैसे राज्यसभा में एक सभापति और उपसभापति होते हैं, वैसे ही लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक नवगठित सदन के प्राथमिक कार्यों में से एक है, जिसमें संविधान और देश के कानून की समझ रखने वाला व्यक्ति को ही प्राथमिकता दी जाती है। लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव होने के बाद उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा में द्वारा अपने सदस्यों में से ही होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी आमतौर पर लोकसभा के कार्यालय अर्थात 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं तथा जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने तथा पद त्याग देने या पद से हटाए जाने के बारे में बताया गया है। प्रथम, अगर वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो इस स्थिति में वह अपना पद रिक्त कर देगा। और दूसरा, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। परंतु जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन से ठीक पहले अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष पद की कर्तव्य का पालन करना या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष का अन्य व्यक्तियों की शक्तियों को बताया गया है। वह वैसे ही होगा जैसे अध्यक्ष की होती है। अनुच्छेद 96 में यह बताया गया है कि लोकसभा की किसी भी बैठक में यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष वहां पर उपस्थित रहने पर भी एक पठनशील नहीं होगा और जब तक अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तब उसको लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में अन्यथा भाग लेने का अधिकार तो होगा लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो अगले भाग में हम सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद की विधि के बारे में बताया जाएगा।